नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। बच्चों, हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत मैथ्स के पेपर में करनी पहला चैप्टर जो है वो हम लोग अध्ययन कर चुके हैं और दूसरे चैप्टर में हम लोग चलते हैं जो हमारा वर्ग और वर्गमूल है। तो इसमें वर्ग और वर्गमूल में हम लोग जो अध्ययन करेंगे वह हमारा खंड है वर्ग और वर्गमूल की संकल्पना, अर्थात वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है, हम उसको जानेंगे और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्ग और परिमेय संख्याओं के वर्ग के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, वर्ग और वर्गमूल में पहले हम वर्ग के बारे में जानते हैं। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। हम जैसे यहाँ कहा गया है किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें, जैसे मान लीजिए हम 4 को 4 से गुणा करते हैं तो इसका मान आएगा 16 या इसी को हम लिख सकते हैं 4 का वर्ग। तो पिछले उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं घात और घातांक के बारे में। तो यहाँ किसी संख्या की घात जब 2 होती है तो उसे हम उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ 4 की घात 2 आपका लिखा हुआ है, तो 4 की घात 2। तो अब यहाँ इसे हम दो रूपों में पढ़ सकते हैं। इसे एक तो हम कह सकते हैं कि 4 की घात 2 या हम कह सकते हैं 4 का वर्ग। तो इस तरह हम देखते हैं किसी और संख्या को लेते हैं, जैसे 5 है तो 5 गुणे 5 बराबर इसका मान है 25 और इसे हम लिख सकते हैं 5 की घात 2 या 5 का वर्ग। इसी तरह और भी कोई संख्या आप ले सकते हैं। 7 है तो 7 गुणे 7, यानी जो संख्या उसी संख्या से उसमें गुणा किया जाए तो उसका जो मान आएगा वह आपका जैसे 49, तो 7 का वर्ग कितना होगा, 49 होगा और इसको हम लिख सकते हैं 7 की घात 2 या 7 का वर्ग। तो यहाँ हम इस तरह से कह सकते हैं कि 5 का वर्ग 25 है, 4 का वर्ग 16 है, 7 का वर्ग 49 है। तो इस प्रकार किसी संख्या की घात 2, जैसे यहाँ आपने देखा कि ये 7 की घात 2 है, 5 की घात 2 है, 4 की घात 2 है। तो इस प्रकार किसी संख्या की घात 2 को उस संख्या का हम वर्ग कहते हैं। जैसे अब यहाँ आपके सामने एक आकृति बनी हुई है, तो आकृति में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ यदि ये कह दें कि प्रत्येक, ये आपका 1 सेंटीमीटर है, यह 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ अगर हम कहें कि इस चित्र में कितने खंड हैं, कितने भाग हैं, तो इस चित्र में 3 खंड हैं। एक खंड, दूसरा खंड और ये हमारा क्या है, तीसरा खंड। और प्रत्येक खंड की भुजाएं, तो प्रत्येक खंड में भुजाएं 4 हैं, 1 2 3 4। उसी तरह तीनों खंडों में कितनी भुजाएं हैं, इसमें भुजाएं हमारी 4 हैं। और प्रत्येक भुजा की लंबाई और चौड़ाई में क्या संबंध है, तो यहाँ आप देखेंगे कि लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं कि लंबाई बराबर चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई क्या है, वह बराबर हैं या समान है। तो प्रत्येक आकृति क्या है, यहाँ यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक आकृति जो है या खंड जो है वह क्या है, वह वर्ग है। प्रत्येक आकृति क्या है, एक वर्ग है। तो इस तरह यदि हम और
इस पर गौर करें। यहाँ हम कहते हैं कि एक वर्ग है और उसकी भुजा 2 सेमी। यहाँ पर ये चित्र जो बना है, एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है। तो अब उससे बनने वाले 1 सेंटीमीटर वर्ग की कितने कुल वर्गों की संख्या होगी? तो 2 सेंटीमीटर, तो अर्थात एक और एक इधर, एक एक इधर। तो यहाँ एक वर्ग मीटर का एक वर्ग बना, एक वर्ग मीटर का एक वर्ग मीटर। तो इस तरह हम यहाँ कह सकते हैं कि 2 गुणे 2 बराबर 4, या इसी को हम लिख सकते हैं कि 2 का वर्ग। तो अब यहाँ 2 का वर्ग जो है, अर्थात 2 सेंटीमीटर की भुजा में कितने एक वर्ग सेंटीमीटर के वर्ग बनेंगे, उनकी संख्या हमारी कितनी होगी? 4 है। तो यहाँ अगर चित्र में भी देखें तो यहाँ आपका 4 अर्थात 2 का वर्ग, 2 का वर्ग है। तो यहाँ कुल कितने वर्ग बने? हमारे 4 वर्ग बनते हैं। अगर इसी तरह दूसरा हम उदाहरण लेते हैं जिसमें कहते हैं कि 3 सेमी भुजा के वर्ग में, किसमें? जो दूसरा चित्र हमने लिया है वह 3 सेमी भुजा के वर्ग में एक वर्ग सेमी के एक वर्ग सेमी के कितने वर्ग बनेंगे, हमको ये ज्ञात करना है। तो एक वर्ग सेमी का कुल कितना हमारा वर्ग बनेगा? तो यहाँ आप देखेंगे एक 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 सेंटीमीटर सबका। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कुल कितने वर्ग बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कुल वर्ग की संख्या कितनी हुई? 9 वर्ग बन रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम, जैसे ये हमारा 3 सेंटीमीटर का था, हमने इसको 3 टुकड़ों में लंबाई और चौड़ाई को बांट दिया, तो हमारे कुल वर्गों की संख्या कितनी बनी? कुल वर्गों की संख्या 9 बनती है। अब यहाँ प्रश्न है, वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल 25 होता है? तो यहाँ पर हम जब इसको हल करते हैं तो 25 किसका आएगा? 5 गुणे 5, अर्थात ये 5 का वर्ग है और इसका गुणनफल कितना आएगा? गुणनफल 25 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः संख्या कितनी होगी? संख्या बराबर 5। अब इसी प्रकार हम कुछ अन्य पूर्णांक को ले लें। तो यहाँ हम कह दें कि 6 गुणे 6 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 6 का वर्ग, इसका मान कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। वहीं 7 की संख्या को ले लें तो 7 गुणे 7 बराबर 7 का वर्ग, और इसका गुणनफल कितना होगा? 49, यानी 7 के वर्ग का मान कितना होगा? 49 होगा। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि योग का प्रतिलोम संक्रिया क्या होती है? घटाना। यहाँ हम जानते हैं कि योग की प्रतिलोम संक्रिया क्या होती है? योग की प्रतिलोम संक्रिया यहाँ पर घटाना। उसी तरह गुणा की प्रतिलोम संक्रिया क्या होती है? गुणा की प्रतिलोम संक्रिया भाग होती है। तो इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वर्गमूल प्राप्त करना भी वर्ग के प्रतिलोम संक्रिया है। वर्गमूल को प्राप्त करना क्या है?
वह प्रतिलोम संक्रिया है। यहां हम इस आधार पर कह सकते हैं, जैसे इन दोनों की बात कि योग का प्रतिलोम क्या है, घटाना, गुणा का प्रतिलोम संक्रिया भाग। तो वर्गमूल प्राप्त करना, वर्गमूल को निकालना या उसे प्राप्त करना, वर्गमूल को प्राप्त करना वर्ग करने की प्रतिलोम संक्रिया है। वर्ग करने की प्रतिलोम संक्रिया है। तो इसको अगर हम इस तरह से समझें कि 5 का वर्ग कितना है, 5 का वर्ग कितना है, 25, और 25 का वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल कितना होगा, 25 का वर्गमूल उसी का प्रतिलोम उल्टा, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 होगा। उसी तरह है 6 का वर्ग, हमने अभी ऊपर देखा कि 6 का वर्ग बराबर कितना है, 36, और 36 का वर्गमूल उसका प्रतिलोम हो जाएगा। 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह 7 का हम कर सकते हैं कि 7 का वर्ग कितना होगा, 49, और 49 का वर्गमूल कितना होगा, इसका 7 होगा। वहीं हम शून्य की भी बात करते हैं। शून्य का वर्ग कितना होगा, शून्य का वर्ग शून्य होगा, और शून्य का वर्गमूल, शून्य का वर्गमूल भी क्या होगा, भी शून्य होगा। तो इस तरह अगर हम ध्यान दें तो हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। वर्ग की जब हम भुजा मालूम हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, अर्थात यह क्या होता है, यह भुजा की घात 2 या भुजा का वर्ग होता है। तो वर्ग की एक भुजा का माप उस वर्ग के क्षेत्रफल का ही वर्गमूल है। अब यहां पर भी देखें कि एक भुजा क्या है, इस क्षेत्रफल का क्या है, क्षेत्रफल का वर्गमूल होता है। और जब हम वर्गमूल की बात करते हैं तो वर्गमूल को हम किससे, करनी चिन्ह से, इसमें लिखते नहीं तो इसका मतलब यहां न लिखें तो भी इसका मतलब कितना होता है, 2 घात की करनी, अर्थात इसका चिन्ह क्या होता है, यह करनी से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां इस तरह से भी हम ये समझ सकते हैं, अगर करनी में 25 लिखा है तो इसका अर्थ क्या होगा, करनी में 25 का अर्थ जो है वह 25 का वर्गमूल। इसका अर्थ क्या होगा, 25 का वर्गमूल, 36 करनी में लिखा है तो 36 का वर्गमूल, 100 लिखा है तो वह 100 का वर्गमूल। तो इस तरह हमने देखा कि जब वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग का प्रतिलोम संक्रिया की जब हम बात करते हैं तो वही उसकी प्रतिलोम संक्रिया क्या होती है, वो वर्गमूल, यानी वर्गमूल प्राप्त करना क्या है, वर्ग करने की प्रतिलोम संक्रिया है। अब हम बात करते हैं कि ऋणात्मक, अभी हमने धनात्मक पूर्णांकों का देखा, अब हम ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्ग को देखते हैं। जैसे ऋण 1 का वर्ग, इसका मतलब क्या हुआ, ऋण 1 गुणे ऋण 1, ऋण 1 गुणे ऋण 1,
और यहाँ हम जानते हैं कि ऋण और ऋण का जब गुणा करते हैं तो वह धन में हो जाता है, अर्थात 1। तो ऋण 1 का वर्ग कितना हुआ? 1। उसी तरह हम ऋण 2 के वर्ग की बात करते हैं, तो ऋण 2 गुणे ऋण 2, तो ये मान कितना आएगा? ऋण ऋण का गुणा धन होगा, तो इसका मान आएगा 4। एक और हम ले लेते हैं, ऋण 3 का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा? ऋण 3 गुणे ऋण 3, तो ये मान कितना हो जाएगा? ऋण और ऋण का गुणा धन होता है, तो इसका मान हो जाएगा 9। तो अब अगर यहां हम ध्यान दें, इस यहां पर हमने क्या देखा कि ये ऋण था, और यही इसके बगल अगर हम धन की बात करें तो 1 का वर्ग कितना होगा? 1। 2 का वर्ग कितना होगा? 4। 3 का वर्ग कितना होगा? 9। इसी तरह संख्याएं ऋण की बात करें या धन की बात करें, तो इन दोनों बिंदुओं को देखने के बाद, दोनों पक्षों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि ऋण 1 और 1 यानी धन 1, जहां चिन्ह नहीं लगा इसका मतलब वो धनात्मक मान। ऋण 1 तथा धन 1 दोनों का वर्ग 1 है। दोनों का वर्ग क्या है? दोनों का वर्ग 1 है। तो इस आधार पर, जैसा अभी हमने यहां देखा कि ऋण 1 का भी वर्ग 1 है और धन 1 का वर्ग भी 1 है, यानी 1 के वर्गमूल की जब हम बात करेंगे, वही यहाँ पे कर रहे हैं। अतः 1 का वर्गमूल, इसे हम करनी में 1 लिख लें, तो इसका वर्गमूल क्या होगा? इसका वर्गमूल धन और ऋण 1, यानी दोनों। ऋण 1 भी हो सकता है, धन 1 भी हो सकता है। उसी तरह ऋण 2 और धन 2 दोनों का वर्ग कितना है? दोनों का वर्ग 4 है, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा? 4 का वर्गमूल वह भी धन ऋण 2 होगा। उसी तरह ऋण 3 और धन 3 दोनों का वर्ग कितना है? 9 है। अतः 9 का वर्गमूल कितना होगा? यह भी धन और ऋण 3 होगा। उसी तरह ऋण 4 और 4 दोनों का वर्ग 16, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा? 16 का वर्गमूल धन ऋण 4 होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शून्येतर पूर्णांकों के वर्ग धनात्मक पूर्णांक, शून्येतर पूर्णांकों के वर्ग धनात्मक पूर्णांक अथवा प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। वहीं वर्ग पूर्णांकों, अब देखिए उसका अपोजिट, वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। अब इसका यदि हम लेके चलें, यहां पर हम इसका उदाहरण दें, तो हम ये कह सकते हैं कि अंडर रूट ए स्क्वायर है, तो इसका मान कितना होगा? इसका मान प्लस माइनस ए होगा, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। क्यों? क्योंकि ऋण ए का वर्ग भी क्या है? ऋण ए की बात हम करेंगे तो इसका होगा ए स्क्वायर, और धन ए वर्ग की बात करें तो इसका भी क्या होगा? ए स्क्वायर। तो यहां दोनों, तो इसके लिए वर्गमूल की जब हम बात करेंगे तो वह धन ए भी और ऋण ए भी। शून्य का वर्ग शून्य होता है। शून्य को कितनी बार भी गुणा करेंगे? शून्य, शून्य के बारे में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि कितनी भी बड़ी संख्या अरब खरब की हो, उसमें यदि आगे गुणा शून्य कर दें, यानी शून्य से गुणा करें तो भी मान शून्य होगा, और शून्य का वर्गमूल भी शून्य होता है। शून्य का वर्गमूल भी शून्य होता है। अब यहां हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के वर्ग की।
तो परिमेय संख्याओं के वर्ग की बात हम करते हैं, तो परिमेय संख्या कहते किसे हैं? जिसे परिमेय संख्या, जिसे हम आप क्या कर सकते हैं, P अपान Q के रूप में डिनोट कर सकते हैं या P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहां हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं, जैसे 2/3 का वर्ग, 2/3 का वर्ग है। तो 2/3 का वर्ग का मतलब क्या है? 2/3 गुणे 2/3। और भिन्न की गुणा में हम जानते हैं कि अंश अंश का गुणा कर देते हैं और भिन्न हर हर का कर देते हैं। तो ये 2 का 2 में 4 और 3 का 3 में 9, अर्थात 4/9 आएगा। उसी तरह हम उदाहरण 3/4 के वर्ग की करते हैं, दूसरा भिन्न लेते हैं। तो इसका वर्ग करेंगे तो 3/4 गुणे 3/4 अर्थात 9/16। एक उदाहरण और हम ले लेते हैं, तो यहां 5/6 का वर्ग, ये क्या हो जाएगा? 5/6 गुणे 5/6 अर्थात 25/36। यहां तो हमने धनात्मक मान लिया। अब यहीं पर हम बगल ऋणात्मक मान को भी देख लें। अगर जैसे 2/3 है तो हम ऋण 2 अथवा ऋण 2/3 के वर्ग को लें तो ये भी क्या हो जाएगा? ऋण 2/3 गुणे ऋण 2/3। तो ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा और इसका मान आएगा कितना? 4/9। उसी तरह ऋण 3/4, ऋण 3/4 का वर्ग करेंगे तो ये भी मान कितना आएगा? 9/16 है। और ऋण 5/6, ऋण 5/6 का वर्ग करते हैं तो इसका मान कितना आएगा? इसका मान भी धनात्मक, यानी इसके वर्ग का मान धनात्मक 25/36 आएगा। तो यहां जब हम वर्गमूल की बात करेंगे, अगर हम 4/9, अब देखिए यहां जो वर्गमूल की संकल्पना आ रही है, तो वर्गमूल में आप देखेंगे एक ही संख्या है और उस संख्या के अलग अलग मान है। तो उस संख्या में हम बात करते हैं, जैसे संख्या 4/9 है, 4/9 है, तो इसका प्रतिलोम संक्रिया 4/9 का इसका वर्गमूल क्या होगा? ऋण 2/3 भी है, 4/9 का वर्गमूल धन 2/3 भी है। उसी तरह 9/16 का वर्गमूल निकालेंगे तो -3/4 भी है और 9/16 का वर्गमूल निकालेंगे तो धन 3/4 भी है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में भी, जैसे हम 4/9 की बात आपने किया, तो 4/9 का वर्गमूल कितना होगा? इसका वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल दोनों है, धन 2/3 और ऋण 2/3। तो धन ऋण यानी प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 2/3। उसी तरह अगर हम बात करें किसका? 25/36। अब यहां हम करनी में कर दें, यानी इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा? प्लस माइनस 5/6। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो शून्येतर परिमेय संख्या है, तो उन संख्याओं के वर्ग क्या होंगे? उन संख्याओं के वर्ग धनात्मक परिमेय या भिन्न होते हैं। हमने उदाहरण में देखा कि शून्येतर चाहे वह 2/3 का वर्ग हो तो भी 4/9,
यानी धनात्मक परिमेय या भिन्न होगा, और ऋण 2/3 का वर्ग है तो भी वह धनात्मक परिमेय 4/9 होगा। ये पहली बिंदु। दूसरा तथ्य आता है कि शून्येतर वर्ग परिमेय, यहां परिमेय संख्या का वर्ग था, अब वर्ग परिमेय संख्याओं के वर्गमूल साथ साथ धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे आप 4/9 का वर्गमूल निकालेंगे तो धन और ऋण 2/3 आया। उसी तरह 9/16 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये भी ±3/4, यानी धन और ऋण साथ साथ धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। जो अभी तक हम लोगों ने देखा उस आधार पर कि यदि x प्राकृतिक संख्या हो, यदि x प्राकृतिक संख्या हो तो x का वर्ग, तो क्या होगा, तो x का वर्ग अर्थात x स्क्वायर एक प्राकृतिक संख्या है। और यदि x प्राकृतिक संख्या हो तो यहां पर हम बात करें कि यहां अब वर्गमूल तो x स्क्वायर, यहां यदि x स्क्वायर प्राकृतिक संख्या हो तो x स्क्वायर के वर्गमूल क्या होंगे, x स्क्वायर के वर्गमूल हमारे ±x होगा, अर्थात यहां हम कह सकते हैं ±x होगा। किंतु x प्राकृतिक संख्या नहीं है। माइनस, यहां पे जो 2 रूप आया है, x प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं, ये क्या है, -x। -x प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहां ये इस पर भी प्रश्न पूछ लेता है। तो x स्क्वायर, जैसे मान लीजिए यहां आपने संख्या a स्क्वायर लिया, तो इसका वर्गमूल जब आपने निकाला तो ये क्या आया, +-a, अर्थात यहां दोनों आया, +a भी -a भी। तो +a क्या है, ये तो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन -a जो है यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। दोस्तों, आज हम लोगों ने वर्ग और वर्गमूल की संकल्पना को समझा उदाहरणों के साथ, फिर ऋणात्मक को भी, और फिर वर्ग से वर्गमूल निकालते हैं तो साथ साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं, और फिर हमने परिमेय संख्या अर्थात भिन्नात्मक संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल की बात की। नेक्स्ट क्लास में हम वर्ग से पूर्ण वर्ग संख्या का परीक्षण और गुणनखंडों से उनके संबंध, या सम संख्याओं के वर्ग कैसे होंगे या विषम संख्याओं के वर्ग कैसे होंगे, हम इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो धन्यवाद। वंदे मातरम।